खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पुराने रंजिश के चलते शिक्षक पर हुई फायरिंग, खेड़ली क्षेत्र में किया गंभीर घायल। अलवर नगर निगम ने हटाए अस्थायी अतिक्रमण, शहर के व्यस्त बाजारों में हुई कार्यवाही। कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित 31 स्थलों का निरीक्षण कर दी जरूरी हिदायतें, बढ़ते हादसों के मद्देनजर उठाएंगे कदम। और सरिस्का में 2 युवा बाघों की भिड़ंत का बना अंदेशा, ताकतवर ST-21 की टेरिटरी में घुसा 3 साल का बाघ। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। खेड़ली थाना क्षेत्र में सीनियर स्कूल के टीचर पर घर लौटते समय पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग कर दी गई। इसके चलते सनसनी फैल गई। फायरिंग के बाद बाइक सवार आरोपी भाग निकले और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया। घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भनोखर स्कूल में कार्यरत प्रेम गोपाल शर्मा खेड़ा लग्नपुर गांव का निवासी है। उसका गांव के ही मुकेश मीणा नाम के व्यक्ति से पुराना विवाद चल रहा था। ऐसे में आरोप है कि मुकेश ने प्रेम गोपाल पर स्कूल से लौटते वक्त फायरिंग कर दी। गोली प्रेम गोपाल के पैर में लगी और वह लहूलुहान हो गया। उधर पुलिस मौका मुआयना करने के बाद मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम ये था कि ये स्कूल से आ रहे थे, भनोकर स्कूल में लेक्चरर हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो ये शाम को छुट्टी करके लौट रहे थे, तो इनको बीच में कोई मुकेश नाम का 1-2 दिन पूर्व इनकी लड़ाई हुई थी, कोई आपसी खास नहीं। किससे? ये मुकेश से। अच्छा। तो उन्होंने आपसी रंजिशवश इन पे गोली चलवाई। अच्छा, तो ये कितनी बजे लौट रहे थे, क्या था? ये 4:15 की समथिंग की बात है। अच्छा, अकेले थे बाइक पे? अकेले थे और वो 2 लोग थे, ये बता रहे हैं। अच्छा, तो कोई विवाद जो हुआ था वो किसी चीज़ को लेके हुआ इनका? ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, गांव में कुछ आपस में कहासुनी हुई थी। अच्छा, तो क्या स्कूल वाले गांव में हुई थी या नहीं? यहाँ खुद के गांव में हुई थी। तो इनका गांव कौन सा है? इनका गांव खेड़ा लगनपुर। अच्छा। तो कोई उनका ट्रैक्टर था, इनके मकान का, वो डंडा में उन्होंने टक्कर मारी। अच्छा, कुछ उस पर विवाद हुआ था, कहासुनी। अच्छा, तो उस मैटर में तो टक्कर डंडा हाँ, इनका था। अच्छा, और ट्रैक्टर किनका था? वो नहीं का था, अच्छा, कांटवाड़ी का। क्या नाम था उसका? उसका मुकेश मीणा था। अच्छा, उसको लेकर हुआ था ये? हाँ, तो मुझे फ़ोन आया था हमारे गुरुजियों का, तो मैं जैसे स्कूल से लौटा तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा था और घटनास्थल से उनको लेकर और यहाँ अलवर आया था सोलंकी हॉस्पिटल में। अच्छा। और जहाँ उनकी अब सामान्य स्थिति, पिस्टल निकाल दी गई है। अलवर शहर के मुख्य बाजारों में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण को लेकर नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को कार्यवाही की। कोतवाली पुलिस के सहयोग से चूड़ी मार्केट, बजाजा बाजार और तिलक मार्केट सहित शहर के अन्य व्यस्ततम बाजारों में अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका भी मौजूद रहे। आयुक्त नरूका ने बताया कि पिछले 10 दिनों से बाजारों में व्यापारियों से अपील की जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने खुद अपने अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाए तो निगम प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम अलवर के द्वारा आज अलवर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले हमारी टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों से समझाइश की जा रही थी, ऑटो टिपर से अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि बाजार से अपने अपने जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको हटा लें और सामान बाहर नहीं रखें। इस 10 दिन की समझाइश के बाद आज मैं खुद मार्केट में से अपनी टीम के साथ गया हूँ, लोगों से समझाइश की है और उनके अतिक्रमण हटवाए हैं। और आज सभी से रिक्वेस्ट की है कि आगे से अपना सामान जो है अपनी दुकान की हद के अंदर रखें, सामान बाहर नहीं लगाएं, अपने त्रिपाल जो है वो नहीं लगाएं, क्योंकि मार्केट का दम घुट रखा है। अगर मार्केट का दम घुटा रहेगा तो ग्राहक कहाँ से आएगा? मेरा मानना है कि अगर मार्केट खुला रहेगा तो ग्राहक अट्रैक्ट होगा, आपकी दुकान पे आएगा, लेकिन अगर आप मार्केट का दम घुट के रखेंगे तो ग्राहक कहाँ से आएगा? तो इसलिए हमने ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हमने आज गाय पकड़ने की भी कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों के द्वारा गाय पकड़ने के दौरान
हमारे लोगों के साथ हाथापाई की गई है, उनके लिए हम पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं सभी से आग्रह करूंगा गौपालकों से कि गाय जो है अपने घरों में बांधें, गायों को खुला नहीं छोड़ें, अदरवाइज हम उनको पकड़ ले जाएंगे और गौशाला में छोड़ दिया जाएगा, फिर हमें कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं। अभी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नियमित रूप से ये कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। मैं बाजार से पहले अस्थायी अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने करीब 31 ऐसी सड़कों का बुधवार को निरीक्षण किया जहां दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। साथ ही संबंधित कार्यकारी एजेंसी और कंपनी को मौके पर ही दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्कूल के आगे, सार्वजनिक स्थान और हाईवे पर सुरक्षा के मानक उपकरण स्थापित करने के लिए कहा गया। इसके अलावा व्हाइट और येलो पेंट से मार्किंग सहित दिशा सूचक बोर्ड आदि लगाए जाएंगे। उधर जिला कलेक्टर ने संवाददाता अवधेश सिंह से बातचीत में बताया कि उन्होंने प्रदेश सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जायजा लिया। 31 ऐसी सड़कें चिन्हित की गई हैं जहां अधिक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इनमें से 8 सड़कें रिडकोर कंपनी के इलाके में आती हैं। वहीं कंपनी के प्रभारी मनोज सहित अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द के पास सड़क पर पीली पट्टी बनाने और अन्य कार्यों का निरीक्षण भी जिला कलेक्टर ने किया। कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने यह भी बताया कि अलवर जिला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 25 और 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 248 आदि राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी व अन्य एजेंसियों के क्षेत्र में आती हैं। इन सभी की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही कमर्शियल वाहन चलाने वाले ड्राइवर की आई साइट चेक करने का इंतजाम सभी टोल नाकों पर करने के लिए कहा गया है। सड़क सुरक्षा के लिए हमने यही डिसाइड किया था राज्य सरकार के निर्देशानुसार कि जितनी भी रोड ओनिंग एजेंसीज हैं जो हमारे ज़िले में NHXC, NH है, रिडकोर है, RSRTC है, इन सबको ये निर्देश दिए थे कि ये अपनी अपनी स्ट्रेचेस जो हैं इनकी सड़कों की, उसका विश्लेषण करें कि पूरे साल में इन सड़कों पे कैसी दुर्घटनाएं हुई और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो खासकर उन स्पॉट्स की लिस्ट बनाई जाए। इसके लिए हमने IRAD डेटाबेस का उपयोग किया और लगभग 31 रोड्स ऐसी छाटी जहाँ पे इस साल में कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें किसी की जान चली गई। इन 31 स्पॉट्स को आज मैंने चेक करने के लिए मैं फील्ड में निकली थी। इनमें से 8 जो स्पॉट्स हैं वो रिडकोर के हैं। आप अभी हम जिस सड़क पे खड़े हैं उसकी रोड ओनिंग एजेंसी रिडकोर है। तो इन्होंने ये बताया कि इन स्पॉट्स पे कैसे रंबल स्ट्रिप्स जो आप देख सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाए गए हैं, जहाँ पे साइनेजेस नहीं थे, स्कूल आगे है इस टाइप के साइनेजेस नहीं थे, वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही हमने हाईवेज पे जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों के आगे पीछे सारे सुरक्षा के मानक के हिसाब से जो उपकरण लगाने थे उसके निर्देश दिए थे। तो अभी भी मैंने 2 स्कूल्स अपने सामने देखे कि वहाँ पे रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई या नहीं, वहाँ स्पीड लिमिट है या नहीं। और इसके साथ ही टोल रोड्स पे और टोल के पोजीशंस पे जो कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं उनकी आई चेकअप्स की थोड़े रिकॉर्ड्स देखे कि क्या निकला उन आई चेकअप्स में, रिफ्लेक्टर्स लगाने में क्या निकला। तो इस तरह सभी एजेंसीज सड़क सुरक्षा पे और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को घटाने के लिए एफर्ट्स कर रही हैं, उन्हीं को देखने और यही निर्देश। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला बुधवार को अलवर करौली मेगा हाईवे स्टेट हाईवे 25 जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर पहुंची और भौतिक सत्यापन किया। रिडकोर कंपनी को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जहां सार्वजनिक स्थान है, स्कूल है, वहां पर बैरिकेड्स के आधार पर सड़क पर सुरक्षा के चिन्ह स्थापित किए जाएं तथा स्पीड ब्रेकर सहित विभिन्न दिशा सूचक यंत्र भी स्थापित किए जाएं। इसमें कोताही बरतने पर, उदासीनता बरतने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उद्देश्य ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2 युवा बाघों की भिड़ंत का खतरा बना हुआ है। सरिस्का के सबसे ताकतवर बाघ टाइगर ST21 की टेरिटरी में टाइगर ST2304 घुस गया है। ऐसे में वन कर्मियों को सदर गेट के आसपास दोनों के बीच संघर्ष होने का डर है। ST21 की उम्र करीब 6 साल और ST2304 की केवल 3 साल है। कदकाठी में दोनों एक जैसे दिखते हैं। पिछले 10 दिनों में सरिस्का के सदर गेट के आसपास टाइगर ST2304 की 5 बार साइटिंग सदर गेट के आसपास के क्षेत्र में हुई है। दूसरी ओर पिछले कई दिनों से टाइगर ST21 की साइटिंग नहीं हुई है। ऐसे में यह भी संभावना है कि ST21 ने अपनी टेरिटरी बदल ली है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।
और वहीं अलवर तिजारा रोड पर NIET कॉलेज के बाहर बुधवार दोपहर को जरख का शव मिला है। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से जरख की मौत हो गई। वहीं इसके बाद वन कर्मियों को सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शी राजू यादव ने बताया कि अलवर तिजारा रोड पर अचानक एक जरख तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे देखने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इसके बाद वन कर्मियों की टीम मृत जरख को लेकर चली गई। राजस्थान पुजारी महासंघ अलवर की ओर से भवानी तोप सर्कल से मिनी सचिवालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। समिति के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला युवा ब्राह्मण सभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राजस्थान ब्राह्मण सभा, धर्म जागरण सेवा भारती और गायत्री परिवार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं मिनी सचिवालय के गेट पर पूजा अर्चना की गई। इसके जरिए मंदिरों में आए दिन चोरियों, भूमि पर कब्जे और असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान की मूर्ति को तोड़ने आदि पर रोष जताया गया। साथ ही ADM को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग उठाई गई। राजस्थान पुजारी महासंघ के तत्वाधान में आज सर्व समाज ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें आप सभी विदित हैं कि कुछ महीनों में जो अलवर शहर में विदित घटनाएं घटी जा रही है, चोरी हो रही है और मंदिर पर जो पुश्तैनी मंदिर है, पुजारी हैं, उनको हटाकर किसी एक व्यक्ति विशेष समुदाय के लोग या एक व्यक्ति अपना कब्जा कर लेता है। वो प्रकरण है, वो 2 महीने 2.5 महीने हो चुके हैं। अब तक 3 बार मिल चुके हैं पर कोई निस्तारण हुआ। और अभी बिलाल मनिया के बाग में जो मूर्ति खंडित की गई है किसी व्यक्ति या मानसिक, उसको भी विस्तारण से अभी राजस्थान पुजारी महासंघ अलवर जिला ब्राह्मण सभा, विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण, राजस्थान महासभा, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय अनेक संगठनों ने आज SP साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इन समस्याओं को निस्तारण रूप से, विस्तार रूप से ले। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा था अभी तक तो सांकेतिक रूप से और आनंद से और कीर्तन करते हुए ठाकुर जी आए, पर भगवान ने जब ज्यादा आते थे तो चक्र भी उठाया है और चक्र से अपना काम भी, अपना रिजल्ट भी और फैसला भी दिया है। तो प्रशासन इस बात को शीघ्रता से ले। अभी एक विषय मालाखेड़ा भी अभी आया है, मंदिर पर किसी पुजारी विशेष ने अपने सब आजीविका के लिए किराया मूर्ति दुकान दी, तो उस पर भी पुलिस प्रशासन ने पैसे भी लिए और खाली भी नहीं करा रही और दूसरे समुदाय के लोगों पर उनको मिलकर करके। तो ये सारी गंभीरता से प्रशासन को आज तो ठाकुर जी शांति और स्वरूप के प्रकाश से प्रशासन पर पधारे हैं, नहीं तो फिर जो भी आंदोलन होगा, जो विचार होगा, वो उसका जिम्मेदार केवल प्रशासन। पुलिस ने कुछ काम भी अच्छे किए, हम ये नहीं कहते काम नहीं किए, पुलिस को चोरों को पकड़े भी हैं, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहते, पर वो एक छोटा धन्यवाद लेकर बड़ा अपराध करे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर विशंबर दयाल वशिष्ठ सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। आज राजस्थान पुजारी महासंघ के बैनर तले आज ज्ञापन दिया गया है सर्व समाज द्वारा। और अलवर में मंदिरों में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं, मंदिरों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा जम रहा है। शराबी लोग 9 बजे बाद पुजारियों को तंग करते हैं, मूर्तियां खंडित कर देते हैं लोग, और इनके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। इसका जन आक्रोश है। मंदिरों पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ निजी संपत्ति बना रहे हैं, इनके प्रति जन आक्रोश है। पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्हीं के लिए एक ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम यहाँ उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरेंगे। अगर नहीं सुधरे तो और आगे आंदोलन किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद, अलवर जिला ब्राह्मण सभा, जितने ब्राह्मण संगठन है हमारे, राजस्थान ब्राह्मण सभा, विप्र सेना, विप्र फाउंडेशन, ये सभी लोग चिंतित हैं और हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंदिरों में कोई सुरक्षा नहीं है। विशंबर दयाल वशिष्ठ। अलवर में भगत सिंह चौराहे के पास स्थित शराब ठेके पर मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक कंपनी में काम करने वाले युवक महेंद्र सिंह ने शराब खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन सेल्समैन ने ना तो शराब दी और ना ही पैसे लौटाए। जब युवक ने पैसे वापस मांगे तो सेल्समैन ने 5-6 साथियों को बुलाकर उस पर लात, घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर घायल महेंद्र सिंह को उसके साथियों ने प्राथमिक उपचार दिलाकर कमरे पर पहुंचाया। जोधपुर निवासी महावीर चौधरी ने बताया कि उनका कर्मचारी महेंद्र मंगलवार रात करीब 8 बजे भगत सिंह सर्किल के पास शराब ठेके पर गया था, वहां यह घटना सामने आई। उधर पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। मैं यहाँ अपनी जो कंपनी है, यहाँ पे कंपनी के काम के कार्य के लिए आया हूँ विजिट पे जी। तो हमारा यहाँ पे एक बंदा है, क्या नाम है उनका? महेंद्र सिंह जी। तो वो अपना ऑफिस से वापस आ रहा था, बाहर ठेके वाला शराब बेच रहा था। अच्छा। तो सेल्समैन ने उससे पूछा कि भैया शराब मिलेगी? तो उसने बोला हाँ। तो उसने जैसे ही पैसा किया फ़ोन के ऊपर,
तो ना तो वो पैसे लौटाया, ना ही उसने बोला कि नहीं चले जाओ भाग जाओ। तो उसने बोला नहीं भैया यार मेरा पैसा तो दो। पूछा कि कहाँ के हो, कि हम तो मारवाड़ के हैं। तो इतने में उसने बोला कि नहीं ना पैसा है ना शराब है, आप चले जाओ, ये कौन सा टाइम है। उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे पास में, हम आपको शेयर कर देंगे जी। तब तक उसने क्या कि 5 से 10 बंदों को फ़ोन करके बुला लिया। जैसे वो लड़का अपनी घर की तरफ जा रहा था तो पीछे से 5-10 जनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। उसका वीडियो भी हम आपको अभी दे रहे हैं और बहुत ही डर का माहौल है। 5 से 6 बंदे हैं यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अलवर में काम करें या करें, क्योंकि देखो बाहर का है तो पहले से ही हम लोग अपनी जान की परवाह सबसे पहले करेंगे जी। और मेरे साथ में जो एम्प्लॉई है उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। तो आपके यहाँ कितने एम्प्लॉई हैं अलवर में? मेरे यहाँ पे कम से कम 5 से 6 एम्प्लॉई जो हम लोग बाहर के हैं। किस कंपनी में काम करते हैं? हम लोग बीवेल्ती कंसल्टेंसी में काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप उधर से ले रहे थे, लौट रहे थे उधर से? नहीं मैं नहीं लौट रहा था, जो हमारा एम्प्लॉय था वो था। मैं तो मेरे फ्लैट पे था। उसका क्या नाम है उनका भैया का? महेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? वो अपने जैतरन पाली के। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ आए हुए आपको कितना समय हो गया? मैं तो यहाँ ऑफिस तो मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, महीने में 4-5 दिन विजिट पे। वो लोग परमानेंट कर्मचारी यहाँ पर हैं यहीं पे। अच्छा, तो ये कौन सी जगह की बात है, कौन सा शराब ठेका है? ये अपने भगत सिंह सर्किल से अम्बेडकर सर्किल की तरफ जाते हैं ना, तो बीच में हीरो होंडा शोरूम के आगे कॉर्नर पे है मोची का शोरूम है, उससे पहले कॉर्नर पे। अच्छा, सरदार जी बैठते हैं वहाँ पे, नंबर 2 जी, वहीं का है। तो अभी फिर आप थाने पे गए थे? थाने पे हम लोग सबसे पहले हॉस्पिटल आए थे। यहाँ पे हॉस्पिटल में उस बंदे को एडमिट कराया, थोड़ा सीरियस था, पट्टी वट्टी इलाज करा के उसको डिस्चार्ज किया है। और वहाँ के जो थानेदार जी है इलियास जी, उन्होंने कॉर्पोरेट किया है, वो भी पहुँचे हैं वहाँ पे, मौका मुआयना किया है उन्होंने और बोला FIR वगैरह लिखवाने के लिए हम लोग वहीं जा रहे हैं। अलवर के ADJ कोर्ट संख्या 1 ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पवन और याकूब को उम्र कैद के साथ 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक नवनीत तिवारी ने बताया कि यह मामला 30 सितंबर 2018 का है। आरोपी अनिल का भाई सुनील कई दिनों से लापता था। अनिल ने अपने साथियों पवन और याकूब के साथ षड्यंत्र रचा कि सुनील जैसी कदकाठी वाले किसी युवक की हत्या कर उसकी लाश को सुनील बताकर इंश्योरेंस की रकम हासिल की जाए। इसी योजना के तहत तीनों ने अलवर स्थित महावीर ढाबे पर काम करने वाले 24 वर्षीय रामकेश को चुना, जिसकी कदकाठी सुनील से मिलती जुलती थी। आरोपियों ने रामकेश से दोस्ती की और 30 सितंबर को बोलेरो में बिठाकर शहर में कपड़े जूते दिलाए। बाद में सिलीसेड के पास शोदानपुरा में उसे शराब पिलाई और उसकी हत्या कर दी। षड्यंत्र के तहत आरोपी अनिल ने अपने गुमशुदा भाई सुनील के दस्तावेज और मोबाइल नंबर मौके पर छोड़ दिए, जिससे शव की पहचान सुनील के रूप में हो। अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मिले दस्तावेजों के आधार पर सूचना अनिल के परिवार को दी गई। परिवार ने शव को सुनील मानकर अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन ठीक समय पर मृतक रामकेश के पिता राजू पुलिस के साथ पहुंच गए और बेटे की पहचान कर ली। पुलिस जांच में अनिल, पवन और याकूब तीनों दोषी पाए गए और तीनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। ADJ कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश धीरज शर्मा ने पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि मास्टरमाइंड अनिल अदालत में पेश नहीं हुआ, इसलिए उसका फैसला लंबित रखा गया है। उधर मृतक के पिता राजू ने बताया कि वे 7 साल से अपने बेटे को न्याय मिलने के इंतजार में थे। ADJ 1 कोर्ट में विचाराधीन था, जो अंतर्गत धारा 302, 201 के अंतर्गत विचाराधीन था। इसमें जो प्रकरण है ये इस प्रकार का दर्ज हुआ कि एक व्यक्ति की बॉडी अनआइडेंटिफाइड पाई गई थी। उसके बाद जब जांच में पाया गया कि ये व्यक्ति रामकेश है और इसको वेल प्लान्ड करके इसकी हत्या की गई है। हत्या के पीछे पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन में पाया वो 3 अभियुक्तों को दोषी पाया। 3 अभियुक्त जो थे वो अनिल, पवन और याकूब थे। अनिल जो है वो अल्लाहपुर थाना मालाखेड़ा का रहने वाला है। पवन भी वहीं का ही रहने वाला है, उसी का रिश्तेदार है। एक याकूब उर्फ अक्का जो टोडियान थाना सदर का रहने वाला है। तीनों ही व्यक्तियों द्वारा एक रामकेश नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी और उस हत्या का पर्पस ये था कि जो अनिल है उसका एक भाई सुनील था जो काफ़ी टाइम से गायब था
और वो कहीं भी मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने वेल प्लान्ड करके उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लाखों रुपए की करवाई हुई थी और उसका जो भुगतान था वो अभियुक्त अनिल के द्वारा ही उसका प्रीमियम दिया जा रहा था। तो अनिल ने योजनाबद्ध तरीके से ये प्लान बनाया कि अगर किसी तरह सुनील की कोई बॉडी अवेलेबल हो जाए उसकी कदकाठी की और उसका सारा क्लेम हमको मिल जाए, इस कदर इस हत्या की योजना को उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्लान करके पूरा प्रकरण किया। उन्होंने जो लोकल यहाँ महावीर ढाबा है उस पर एक काम करने वाले रामकेश से वेल प्लान करके मित्रता की और उसको के साथ उठ बैठ करके उसको इस कदर तैयार कर लिया कि तू हमारे साथ घूमने चल, और उसको थानागाजी रोड पर कुशालगढ़ इधर घुमाते हुए और उसको नए कपड़े जूते ये सब चीज़ें दिलवाई और उसको नशा करवाया, शराब वगैरह पिलवाई और शराब के नशा करवाने के बाद उसको इन तीनों ने बोलेरो गाड़ी जो अपने साथ ये लेकर गए थे और पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से इनकी योजना थी कि इसकी डेथ हो जाए, मार दें इसको। तो इन्होंने सिलीसेड़ तिराए के पास शोधानपुरा के वहाँ, सिलीसेड़ तिराए से 1 किलोमीटर आगे शोधानपुरा के वहाँ बोलेरो गाड़ी इसको नशे में रोड पर लिटा दिया और इसके ऊपर बोलेरो गाड़ी चढ़ाते हुए इसकी हत्या कारित कर दी। अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण के तहत 14 और 15 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में फाइनल मैच होंगे। केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव भी यहां खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। वी शक्ति संस्था के बैनर तले यह खेल उत्सव करवाया गया है। गौरतलब है कि अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के दौरान विधानसभा स्तर पर अनेक स्पर्धाएं करवाई गई थी। इनमें कबड्डी, खो खो, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, लंबी कूद, शॉटपुट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल शामिल थे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के विजेताओं के बीच फाइनल मैच 14 और 15 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होंगे। कार्यक्रम में रेसलिंग सुपरस्टार योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और कबड्डी सुपरस्टार अनूप कुमार मुख्य आकर्षण के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष 50,000 से अधिक प्रतिभागी बच्चों ने अपनी प्रतिभा और जोश का प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदेश व्यापी अभियान का समापन हो गया है। वहीं समापन पर जयपुर में ध्वज वंदन कार्यक्रम किया गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सहित सचिन पायलट शामिल हुए। इसके अलावा एसआईआर पर तोतुका भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व सीएम गहलोत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की भी मौजूदगी रही। उधर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान राजस्थान सहित पूरे देश में चलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर निर्वाचन आयोग वोट काटने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसे लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया है। के द्वारा एआईसीसी के निर्देशन के अंदर यहाँ ध्वजवंदन कार्यक्रम और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो हमारा चला है उसके जो हस्ताक्षर अभियान हुए हैं उनको कलेक्ट करके दिल्ली भेजने को रखा गया है। और साथ के साथ एसआईआर का जो कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन चला रहा है जिसके अंदर गरीब लोगों के वोट काटने का ये लोग काम कर रहे हैं, उसको लेके भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम पीसीसी के द्वारा। बिहार चुनाव में तमाम एग्जिट पोल एनडीए की जीत दिखा रहे हैं। ऐसे में 20 वर्ष पुराने सीएम नीतीश कुमार के फिर सत्ता में लौटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे नकारा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीतेगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने स्थानीय प्रशासन का जमकर दुरुपयोग किया है। इसके अलावा 14 नवंबर को मतगणना के दौरान भी गड़बड़ी की आशंका है। एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिखाने को लेकर उन्होंने सर्वे एजेंसियों और मीडिया पर भी सवाल उठाए। बिहार में विधानसभा में भी चुनाव संपन्न हो गए हैं और जिस तरह से मीडिया का सर्वे आ रहा है, एनडीए को बहुमत बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन को काफी पीछे बता रहे हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या प्रतिक्रिया? मैं बिहार के चुनाव के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि वहाँ मीडिया तो जो भी रिपोर्ट दे रहा है सब गलत दे रहा है। मीडिया को तो बीजेपी वाले नेताओं ने मैनेज किया हुआ है तो वो सही जानकारी नहीं दे रहे। लेकिन वहाँ जो हम गए थे, मैं पिछले हफ्ते बिहार भी होकर आए थे हम, तो वहाँ पे भी हमको देखने को मिला था बीजेपी के जो स्थानीय जो प्रत्याशी हैं
विधानसभा में जो खड़े हैं उनको गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। तो ऐसा माहौल देखने को मिला था। हम काम वहाँ पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ है पब्लिक, लेकिन वोट चोर गद्दी चोर को इनका कोई विश्वास नहीं कि ये जैसे हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने। बीजेपी का अधिकतर सीटों पे चोरी से बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे भी कोई पता नहीं कितनी धांधली कराएं, कितनी चोरी कराएं, कितने फर्जी वोट मतदान कराएं, इनका कोई पता नहीं। जितने मतदान वहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा तो ट्रेनें लगा रखी हैं वहाँ के लिए, बिहार के लिए, दिल्ली से जा रही है, गुजरात से आ रही है, इधरों से अब फर्जी जो है मतदान इन्होंने बनाए उन आदमियों को लेकर हैं, फर्जी मतदान कराएंगे और ये फर्जी मतदान के ऊपर ही चुनाव जीतने की कर रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो माहौल है पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन पूरे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। सर, पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ की, कांग्रेस के लोगों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट में से हटाया और अब मतदान में भी काफ़ी गड़बड़ बताई जा रही है। आपको लगता है कि मतगणना में भी गड़बड़ कर सकते हैं? ये कुछ भी कर सकते हैं साहब, इनकी सरकार है, केंद्र में भी ये बैठे हुए हैं, स्टेट में भी ये बैठे हुए हैं, प्रशासन इनके साथ है। हमारे कोई सुनने वाला नहीं। हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता को पुकार रहे हैं कि गलत हो रहा है, फर्जी मतदान हो रहा है, यहाँ फर्जी वोट हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं। ये मनमर्जी कर रहे हैं। चुनाव आयोग इनके सहयोग कर रहा है, स्थानीय प्रशासन इनके सहयोग कर रहा है बीजेपी का। तो ये चोरी से वहाँ सरकार बनाने की घोषणा कर रहे हैं। मीडिया इनका पूरा साथ दे रहा है, पूरा कह रहा है कि इनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन हकीकत जो वहाँ क्षेत्र में घूम रहे हैं उनको पता है कि बीजेपी का क्या हाल है। बीजेपी को दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये चोरी के रास्ते से कुछ कर सकते हैं। सर, जब चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे, जैसा राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हरियाणा में सरकार चोरी की, महाराष्ट्र में चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, जब सरकारी चोरी से बनाई जा रही है तो फिर चुनाव कराने का क्या मतलब है? जैसा लोकतंत्र का क्या मतलब है? नहीं, ये तो हाँ हम कह रहे हैं लोकतंत्र का क्या है, लोकतंत्र की कोई वो नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी वालों को तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना। उनको सत्ता माना है, चोरी से आए, हेरा फेरी से आए, बेईमानी से आए, कैसे भी आए, उनको तो सत्ता माना है। मोदी जी का, शाह जी का एक ही लक्ष्य है कि सत्ता में आए, चाहे स्टेट हो चाहे केंद्र में हो। चोरी से आए, फर्जी मतदान से आए, ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी करके आए, कैसे भी आए, इनको सत्ता में बने रहना है। इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। संविधान का चाहे खतरा हो, चाहे कोई और कोई हो, इनको कोई किसी बात से लेना देना नहीं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कांग्रेस को नुकसान किया है। साथ ही कांग्रेस को मीणा और सैनी समाज के भी लगभग आधे वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मतदान के दिन कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। अंता में चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो उपचुनाव था, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको जिम्मेदारी दी गई थी, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल वहाँ दिखाई दे रहा है? क्या परिणाम आने वाले हैं? क्या लग रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अंता 12 विधानसभा के जो बाई इलेक्शन थे उसमें हम राजस्थान के हम कुछ अधिकारी वहाँ जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे भी मांग रोल बहुत की जिम्मेदारी दी गई थी। वहाँ मैं गया था, 4 दिन में रुक करके मैं वहाँ से प्रचार करके आ रहे हैं। कल का वहाँ इलेक्शन था तो हम कल वहाँ से निकल के आ गए हैं। तो वहाँ पर जो माहौल देखने को मिला उसमें तिकोना संघर्ष है, जिसमें हमारे जो निर्दलीय मीणा जी खड़े हुए हैं उससे थोड़ा सा हमको कंपटीशन हो रहा है। मीणा समाज के हमको वोट कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे क्षेत्र में घूमे। हम पूरी तरह से, हम बीजेपी से हमारा कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी से बुरी तरह आ रही है। हम नुकसान है उससे मीणा से, लेकिन फिर भी हम चुनाव वहाँ से जीतने जा रहे हैं। सर, जो मीडिया रिपोर्टर्स में बताया जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है, निर्दलीय को काफ़ी नुकसान है और आमने सामने का है, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। अब लग रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छी वोटों से जीत सकता है। क्या स्थिति रहने वाली? बिल्कुल सही कहा आपने, त्रिकोणीय संघर्ष है। बीजेपी का इतना वो नहीं है जितना निर्दलीय प्रत्याशी का है, वो वोट काट रहा है। सैनी समाज से बीजेपी को दिया गया है, लेकिन सैनी समाज की हमको गहलोत जी के कारण आज 50% वोट हमको सैनियों को मिल रही है, 50% हमको मीणाओं की भी मिल रही है। लेकिन जातिवाद पे ज़्यादा है मीणा के समाज का, लेकिन 50% फिर भी हम ले रहे हैं। कुल मिला के जब जो हम घूम रहे हैं वहाँ पर देखने को मिला है, पब्लिक में जो रोष है बीजेपी के खिलाफ वो देखने को मिल रहा है। हमारे जो कैंडिडेट है प्रमोद जैन भाई साहब, उन्होंने जब 3 बार वो विधायक रह चुके, 2 बार मंत्री रह चुके, उन्होंने क्षेत्र में इतना काम कर रहा है कि वो लोग जो हम किससे ज़्यादा वहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि साहब भाई जी ने ये काम करा है। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे पिछले बार भी 2 साल तक बीजेपी करा है, उन्होंने क्षेत्रों में आकर के भी नहीं देखा। तो वहाँ बीजेपी से नाराज है लोग बाग।
वोट कांग्रेस को दे रहे हैं और प्रमोद जैन भाई साहब हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है बहुत अच्छी वोटों से जीतने जा रहे हैं। अलवर जिला पुलिस के 21 थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं। इनमें से 14 पुलिस लाइन से थानों में लगाए गए हैं। इससे पहले एक दूसरे थानों में बदलाव होते थे, लेकिन कई वर्षों के बाद पुलिस लाइन से ज्यादातर थानों के प्रभारी लगाए गए हैं। सदर थानाधिकारी रमेश सैनी को जहां कोतवाली थानाधिकारी बनाया गया है, वहीं कोतवाली के थानाधिकारी नरेश शर्मा को साइबर थाने भेज दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मंगलवार रात 21 पुलिस निरीक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। इनमें से कुछ थाना प्रभारी 2 साल से एक ही जगह जमे हुए थे। वहीं कुछ थानों में थाना प्रभारी का पद खाली होने की वजह से कार्यवाहक थाना प्रभारी लगाए हुए थे। अकबरपुर से प्रेमलता को विजय मंदिर थाना प्रभारी लगाया गया है। वहीं पुलिस लाइन से कांता कुमारी को महिला थाने का जिम्मा दिया गया है। इसी तरह सीमा कुमारी को पुलिस लाइन से अकबरपुर लगाया गया है। अलवर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए ईपीएफ फॉर्म दिए जा रहे हैं। जिले में कुल 15,72,448 मतदाताओं में से अब तक 9,74,552 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं। वहीं नागरिक स्वयं भी यह कार्य ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.government.in पर जाकर या आयोग द्वारा जारी QR कोड स्कैन कर सीधे पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। वेबसाइट के सर्विस सेक्शन में SIR 2026 पर क्लिक करने पर 2 विकल्प दिखाई देंगे। सबसे पहले सर्च योर नेम इन लास्ट SIR विकल्प पर जाकर अपनी विधानसभा से संबंधित जानकारी भरकर सीरियल नंबर एवं विवरण देखें। जिन मतदाताओं का नाम गत SIR 2002 में शामिल नहीं था, वे अपने परिवारजनों जैसे माता पिता, दादा दादी के नाम का सीरियल नंबर खोजकर नोट कर लें। इसके बाद फिर से सर्विसेज में उपलब्ध फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या वर्तमान एपिक नंबर के माध्यम से लॉगिन करें। OTP सत्यापन के बाद आवश्यक विवरण जैसे फोटो, नाम, पिता, पति या रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का सीरियल नंबर और पते की जानकारी भरकर आवेदन सबमिट किया जा सकता है। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि SIR कार्य में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सेवक भी सहयोग करेंगे। वहीं उदासीनता को भारत निर्वाचन आयोग के कार्य में लापरवाही माना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम जन से इस कार्य में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि SIR 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। के माध्यम से मैं फिर से अलवर के सभी निवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLOs सभी लोगों के घरों तक जाके गणना प्रपत्र जो है इन्यूमरेशन फॉर्म वो बांट रहे हैं। 80% हम लगभग आज शाम तक वो गणना प्रपत्र बांट चुके होंगे। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि खुद उस फॉर्म को पढ़ के खुद ही ऑनलाइन उसको सबमिट करें। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, वो भी आपसे साझा की जा चुकी है। और अगर खुद से ना कर पाए तो भर के BLO को भरने में पूरा सहयोग करें, उन्हें अपने कागज़ दे दें, अपनी चीज़ें बता दें। हमने BLO के साथ BCIs, LDCs, पटवारीज, ग्राम सचिव सबको ये वॉलंटियर के रूप में नियुक्त किया है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और सभी का नाम, जिनको भी ड्राफ्ट रोल में ये फॉर्म भर के देने, उन सबका नाम आसानी से उसमें जोड़ सकें। SIR के काम में स्कूलों का स्टाफ भी जुटा हुआ है। इसी क्रम में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द के प्रिंसिपल भगवान साय शर्मा के निर्देशन में सभी BLO घर घर जाकर कार्य कर रहे हैं। यहां वितरण का काम पूरा हो चुका है और अब केवल फॉर्म प्राप्त कर ऑनलाइन करना शेष रह गया है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के BLO सुरेश चंद्र ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। BLO हूँ और भाग संख्या 158 में और हेल्प डेस्क के रूप में मेरे साथ मंजूलता सिंह और विनोद कुमार जी मीणा लगे हुए हैं और लगभग 1156 वोटर मेरी उसमें पंजीकृत है वोटर लिस्ट में। और मैंने आज तक लगभग 100% जो है जो फॉर्म जो PF फॉर्म थे उनका वितरण कर दिया गया है और आज से हम जो है उनका कलेक्शन का काम शुरू करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन का काम करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अलवर जिले में चल रही SIR कार्यक्रम के चलते अब अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सभी मतदाता के फार्म ऑनलाइन हो जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने अब पटवारी, ग्राम सेवक और पंचायत पर कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी को भी निर्देशित किया है और अगर वे नहीं चाहते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है।
कि यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग का है और इसको सभी कर्मचारी उस पंचायत के, उपखंड के और तहसील के मिलकर करेंगे और उदासीनता पाए जाने पर उनके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं उद्देश्य सिंह, ETL न्यूज। अलवर में बुधविहार स्थित गौशाला में अनेक गायें बीमार हैं। यहाँ 7 पशु ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है और इनमें से 5 की हालत गंभीर है। यहाँ के कर्मचारियों का दावा है कि पास के अस्पताल के डॉक्टर यहाँ आते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाज सेवकों के अनुसार गौशाला की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में तत्काल सुधार की जरूरत बनी हुई है। तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने बुधवार को अपने अलवर स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई आयोजित की। जन सुनवाई में अलवर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। विधायक ने एक एक कर सभी फरियादियों की बात सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। महंत बालकनाथ ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य जनता को उनके हक के लिए आवाज देने का मंच प्रदान करना है। उधर मीडिया से बातचीत में विधायक बालकनाथ ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में फर्जी वोट डाले जाते रहे हैं। यहां तक कि जो लोग दिवंगत हो चुके हैं उनके नाम से भी मतदान हुआ है। अंता उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पूरी मजबूती से मैदान में हैं और पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। देखिए, समस्याएं सामना तो क्या कहेंगे, बस ये है आवश्यकताएं हैं जिसमें कि विकास कार्य को लेकर गांव में पानी भरता है, गांव की गली है, नाली है, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं जिसमें सरकार अलग अलग मदों के माध्यम से इसमें प्रयास करती है पूरा कराने का। अभी हॉस्पिटल्स को लेकर आपने बात की थी और मोहल्ला क्लिनिक वाली बात की थी, कितना क्या आपने अपनी विधानसभा में ठीक किया? देखिए, हमारे तिजारा के अंदर जो कि एक उप जिला अस्पताल हमारा तिजारा है, दूसरा टपुकड़ा में भी काफ़ी CSC हमारी जो मॉडर्न CSC के रूप में भी कर्मोन्वित होने जा रही है। इन दोनों ही CSO में हमारे पास में डॉक्टर्स की संख्या ठीक है और हर विषय में डॉक्टर हमारे पास में यहाँ पर उपलब्ध हैं और ऑपरेशन थिएटर भी हमारा संचालित है जिसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर को पूरा फंक्शनल रखकर और जनता को उसको जनता के सहयोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसको समर्पित किया जा सके। अंतर चुनाव हो गया, क्या लगता है अब क्या रिजल्ट आएगा? अब आज का दिन है और कल का दिन है, परसों सब स्पष्ट हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से वहाँ से विजयी होगी। बिहार की स्थिति कैसे? बिहार में आप देख ही रहे हो ना कि ओपिनियन पोल जो अभी आप एग्जिट पोल जो चल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी NDA संगठन को काफी अच्छी बढ़त बिहार में आपको देखने को मिलेगी। किन मुद्दों पे आपको लगता है भाजपा हाथ लोग आए हैं? मुद्दा तो देखिए, जो सुशासन व्यवस्था जो पिछले 11-12 वर्षों से देख रहे हैं आप देश में और बहुत ही अच्छे से देश की विकास की गति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है जिसमें कि हर एक विषय को, देश की रक्षा सुरक्षा हो, देश का विकास हो, आम जन तक योजनाओं को पहुंचाने की बात हो, हर विषय को पूरी गहराई से और पूरे व्यक्ति तक लाभ पहुंचे इस प्रकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया है। उसी से आपको देखते हैं देश में परिवर्तन कांग्रेस मिलता ने है। आरोप लगाया था कि तिजारा में भी फर्जी वोटर थे इसलिए भाजपा जीत गई, SIR अब शुरू हो गया, क्या आपको लगता है? देखिए, ये आरोप गलत है क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, फर्जी वोट तो उनके पड़े हैं और मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूं कि जो लोग दिवंगत हो चुके हैं उनका वोट भी कास्ट हुआ है। जिनकी आयु 12-13 साल है उन्होंने भी वोट डाले हैं। हरियाणा के लोगों के नाम के वोट यहाँ पर बने हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटियाना में विधिक जागरूकता शिविर और रैली का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई रैली का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार और कानूनी सुरक्षा के संबंध में समाज में व्यापक जागरूकता फैलाना था। शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल द्वारा किया गया। उन्होंने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया। साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक गारंटी और इसके महत्व को भी समझाया। कार्यक्रम के दौरान असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल जितेश गागल ने निशुल्क और त्वरित विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही बाल श्रम, मानव तस्करी और यौन शोषण से बच्चों को सुरक्षा के लिए बनाए गए अधिनियमों पर प्रकाश डाला। वहीं प्रधानाचार्य विजय कुमार ढोलिया ने विद्यार्थियों से विधिक अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। आयोजन में गोपीलाल यादव, सुमन यादव, रेणु खंडेलवाल और भारती गोयल सहित अन्य स्टाफ सदस्यों का योगदान रहा। अलवर में नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर SC/ST वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए स्काउट गाइड का 5 दिवसीय कैंप लग रहा है।
इन बच्चों को द्वितीय और तृतीय सोपान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि 14 नवंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में जिले के 130 बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। ये क्या है, प्रतिवर्ष एक स्पेशल कैंप आता है राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड राज्य मुख्यालय की ओर से, और SC/ST के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए ये स्पेशल कैंप लगाया जाता है, जिसमें बालकों को द्वितीय तृतीय सोपान तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। 5 दिवस का ये कैंप है। इसमें 130 स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं, जिसमें 60 तो गाइड्स हैं और बाकी की स्काउट हैं, हमारे 70 स्काउट्स हैं। ये कैंप 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा, और इसकी खास बात यह है कि इसमें आने वाले सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क स्काउट गाइड की यूनिफॉर्म टॉप टू बॉटम, जिसमें उनके कपड़े हैं, कैप है, मोजे हैं, जूते हैं, ये सब दिए जाएंगे। साथ ही निःशुल्क भोजन व्यवस्था है स्टेट हेडक्वार्टर की ओर से, और उनके आने जाने का जो एक्चुअल फेयर है उसमें मिनिमम किया है कि भाई अधिकतम 100 रुपये उनको किराया लौट सौट का दिया जाए। भारतीय जन नाट्य संघ अलवर द्वारा आयोजित 13वें इप्टा कला महोत्सव का मंगलवार शाम को समापन हो गया। इस मौके पर लोक गीतों पर आधारित लोक नृत्य की एकल और सामूहिक विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही पुरस्कार वितरण भी किया गया। अध्यक्ष कांति जैन ने सभी विजयी प्रतिभागियों और अतिथियों का स्वागत किया। उधर प्रदीप माथुर के अनुसार IMA हॉल में एकाभिनय प्रतियोगिता के साथ ही 3 दिवसीय इप्टा कला महोत्सव संपन्न हो गया। यहाँ निर्णायकों महावीर सिंघल और शशि जैन का स्वागत अध्यक्ष कांति जैन एवं पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीरज गुप्ता और विशिष्ट अतिथि कर्नल प्रदीप यादव थे। प्रतिभागियों को आकर्षक प्रतीक चिन्ह सहित सर्टिफिकेट आदि प्रदान किए गए। अंत में इप्टा अलवर के अध्यक्ष कांति जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। 29वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। इसमें भारतीय टीम में अलवर से 6 खिलाड़ियों रामफल सैनी, भगवान दास, विक्रम चौधरी, अनूप सिंह, निर्मल पूनिया और कमला यादव ने भाग लिया। इसके अलावा रामफल सैनी 800 मीटर, अनूप सिंह 5000 और 10,000 मीटर एवं निर्मला पूनिया हैमर थ्रो में चयनित हुए हैं। वे साउथ कोरिया में होने वाली विश्व मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं भारत की ओर से अनूप सिंह ने 5000 मीटर में सिल्वर और 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों का अलवर पहुंचने पर संघ के सचिव नेम सिंह यादव, कोषाध्यक्ष सुभाष सैनी, प्रमोद सैनी, कौशलेंद्र सैनी, दीपक शर्मा और कैलाश चंद्र आदि ने स्वागत किया। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास की आवक कम हुई है और इस बार क्वालिटी भी पिछले साल की तुलना में कमजोर है। केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता के अनुसार मंडी में 1000 से लेकर 1500 गांठों की आवक हो रही है। वहीं क्वालिटी के अनुसार दाम 6000 से लेकर 7100 रुपए तक बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि विदेशों में अभी तक कपास की डिमांड नहीं है। ऐसे में भारत में औद्योगिक क्षेत्र और मेडिकल सेक्टर में ही कपास का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अधिकांश कपास की आवक हो चुकी है और अब कम मात्रा में ही कपास बचा है, इसलिए आगामी दिनों में आवक सिमटने पर मांग और दाम दोनों उड़ सकते हैं। सर, मंडी में कपास की कितनी आवक है, कैसी क्वालिटी है, क्या जानकारी है? कपास की लगभग 1000 से 1500 पोट पर डे आ रही है और माल बिक भी रहा है। क्वालिटी पहले से ठीक आ रही है, कुछ हल्की आती है और माल बिक रहा है। नीचे में करीब 6000 है, ऊपर में 7150 रुपये बिका है कपास। सर, इसका कपास की क्वालिटी है जो किस तरह की है? कपास की क्वालिटी देखो, इसमें कुछ गांठें आई है। इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से पिछले तरह कपास इतनी बढ़िया नहीं आ पाई। इस बार हल्की क्वालिटी कुछ ज्यादा आई है, बढ़िया कमाई है, जिससे क्या हल्की कपास से रुई तो जाती है तो धागे वाले उसे रुई में पैसे काट देते हैं, इसलिए थोड़ा बाजार में मंदा रुका हुआ है। तो अभी संभावना है कुछ रेट बढ़ने की कपास? हाँ, इसमें धीरे धीरे जैसे कपास अब कमाने लग गई, पहले 2-2,500-3,000 पोट आ रही थी, अब 1000 से 1500 पोट आ रही है। तो जैसे जैसे कपास की आवक कम होगी वैसे वैसे इसके भाव भी बढ़ेंगे। बाजार में डिमांड बराबर बनी हुई है। तो डिमांड कहाँ से आ रही है कपास की? डिमांड तो हमारे तो यहाँ कॉटन मिल वाले ले जाते हैं, जो बिनोले वगैरह निकालते हैं और इसको कॉटन अलग करते हैं। तो इनके पास से धागा मिलों पे कॉटन जाती है और जो बिनोले होते हैं वो खाद्य पदार्थ पे जाते हैं। सर, मेडिकल में भी इस्तेमाल हो रही है? मेडिकल में नहीं, ये कॉटन तो मेडिकल वगैरह में सब में आती है। जो कॉटन जाएगी उसका सब जगह यूज होता है। विदेशों में भी भारतीय कपास जाता है? पहले जाती थी बांग्लादेश वगैरह, अब इस बार अभी कोई नहीं जा रहा।
और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की दैनिक आवक 5000 बोरियों की है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि किसान कम मात्रा में ही अपनी रखी हुई सरसों को मंडी में बेच रहे हैं। उधर विदेश में खाद्य तेल महंगा होने से भारतीय तेल की डिमांड बढ़ी है। इसके चलते सरसों की खपत भी बढ़ रही है और इसकी कीमत में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि इस बार किसानों ने पिछली बार की तुलना में सरसों की अधिक बुआई की है, लेकिन सरसों की नई फसल आने में अभी 3 से 4 माह का समय है। सर, सरसों की कितनी आवक हो रही है, कैसी क्वालिटी है, क्या भाव है, क्या जानकारी? अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों 4-5 हज़ार कट्टे प्रतिदिन आ रहे हैं। वो कुछ तो स्टॉक का खोल रहे हैं, कुछ आवक कम है और किसान अपना रखा माल बेच रहा है। हालांकि वर्तमान में जो बुआई है, बुआई के हिसाब से सरसों की बुआई पिछले साल के मुकाबले अच्छी है, लेकिन चूँकि हमारे पूरे देश में पूरा हम आत्मनिर्भर अभी तिलहन में नहीं है। तिलहन का 60% तेल का बाहर से हमें आयात करना पड़ता है, इसलिए सरसों का भाव और सोयाबीन अन्य जो भाव हैं वो विदेशी भावों के ऊपर निर्भर करते हैं। वर्तमान में विदेशों में सोयाबीन अन्य तेल जो हैं वो भाव उनके ऊंचे होने की वजह से वर्तमान में सरसों भी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो अलवर में 7100 है वो विदेशी तेलों के भावों के हिसाब से ही तेज़ी दोबारा आई है और अभी विदेशी तेलों के हिसाब से अभी सरसों के भाव अभी और बढ़ सकते हैं। अन्य कोई ऐसा कारण नहीं है जो सरसों का भाव बढ़े। सर, कितना भाव और बढ़ सकता है आपके हिसाब से? मैंने आपको यही कहा कि विदेशी तेलों के भाव जो वर्तमान में रोजाना बढ़ रहे हैं, अगर विदेशी तेलों के भाव और बढ़ते हैं तो इसमें और अभी तेजी आने की संभावना है, क्योंकि अभी नई सरसों आने में 3 महीना कम से कम है। हालांकि किसान, भारत का किसान सरसों की तरफ डाइवर्ट हुआ है। सरसों हर वर्ष उसे उत्पादन भी ठीक मिल रहा है, भाव भी किसान को ठीक मिल रहा है और मूंगफली, सोयाबीन, कोशिश हो रही है कि भारत अपने इस तिलहन में आत्मनिर्भर बने, लेकिन अभी आत्मनिर्भरता की ओर कदम है, लेकिन अभी पूर्णता नहीं है। अभी हम विदेशों पर निर्भर हैं। विदेशी तेलों पर अगर तेज़ी रहती है तो अभी हमारे जो भारत के जो तिलहन है उनमें तेज़ी रहेगी। वर्तमान में सोयाबीन, सरसों सभी तेज़ी की ओर है। सर, विदेशी जो तेल है उनकी जो रेट है उसके हिसाब से ही भारत की रेट तय होती है। जैसे सपोज करो कि अगर मान लो अपने कोई चीज़, भारत का तेल अगर किसी भारतीय को 150 रुपये मिल रहा है और अगर विदेशी तेल 100-110 मिल रहा है तो उसका 150 रुपये का जो हमारी खपत है वो कम हो जाती है। अगर विदेशी तेल बढ़ेगा तुलना उतनी रहेगी। हालांकि हमारा भारतीय तेल, हमारे भारतीय अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, इसलिए भारत का तेल फैला खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर जब मद्दा तेल भारत विदेश का मिलता है तो चाहे खोमचे वाले हों चाहे अन्य लोग हों, उससे उनकी खपत बढ़ जाती है। वर्तमान में विदेशी तेल तेज की ओर हैं, इसलिए हमारे भी तेल तेज है। एसएसबी के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर द्वारा उप महानिरीक्षक संजीव यादव के निर्देशन में मौजपुर सीनियर स्कूल में विशेष कार्यक्रम किया गया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं प्रशिक्षण केंद्र के कर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक गीत रहा है। कार्यक्रम के अंत में देशभक्ति से जुड़ी क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लंगीरे तोड़े आगे हम निकले,
आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन। हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत।
इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर के RIC झालाना में आयोजित समारोह में काजल साहू को गैल्वेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके समर्पण, रचनात्मक दृष्टिकोण और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मालाखेड़ा के ही पैरा एथलीट सुनील साहू भी मौजूद रहे। यह समारोह जय जननी संस्थान, भारत तिब्बत समन्वय संघ, कम ऑन डू इट वुमेन्स ग्रुप और शक्ति सूत्र ने आयोजित किया। इस दौरान मानवता, नवाचार और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गोपाल शर्मा उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट सुनील कुमार साहू, न्यायमूर्ति JK राका, डॉक्टर डेजी शर्मा, प्रोफेसर शुभा शर्मा और मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल आदि शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन एंकर अपलव ने किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन जमालपुर स्टैंड के समीप किया जा रहा है। कथावाचक नवीन शास्त्री और गिरधारी लाल शर्मा की ओर से विभिन्न प्रसंग सुनाए गए। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम ने ऋषियों की रक्षा करने के लिए राक्षसों का संहार किया था। इसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने अत्याचारियों का अंत किया। इसलिए जो भक्त श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं। उधर कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
कथा का आयोजन जमालपुर में किया जा रहा है और सभी देवगण आराधना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म के लिए, जो पृथ्वी का भार जो है उसको दूर करने के लिए। इसलिए आज परम उत्सव है, श्री कृष्ण जन्म होगा। वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल पहुंच जाएंगे। अलवर जिले के मालाखेड़ा में 84 जाट सभा की बैठक संपन्न हुई। मूलचंद जाट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कुरीति उन्मूलन, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह और मृत्यु भोज पर अंकुश को लेकर चर्चा की गई। साथ ही नई कार्यकारिणी के गठन पर विचार हुआ। इस अवसर पर सरपंच बच्चू सिंह जाट, पूर्व सरपंच करण सिंह चौधरी, शेर सिंह जाट, विजेंद्र सिंह, हुकमचंद और विजय सिंह आदि मौजूद रहे। एडवोकेट रामनिवास चौधरी ने संचालन किया। इस मौके पर अध्यक्ष मूलचंद चौधरी, उपाध्यक्ष जसराम चौधरी और जाट छात्रावास के अध्यक्ष सुवालाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यकारिणी भी बनेगी, लेकिन आज क्या चर्चा की गई है? आज 84 जाट के सभी प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं और सबने एक राय होकर के कार्यकारिणी का गठन किया है और जो शिक्षा पर विशेष जोर दिया है, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। समाज में समाज शिक्षा पिछड़ा हुआ है और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों में विशेष फोकस किया गया है। तो जितने भी कुरीतियाँ उनको सब लगभग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पूरी कार्यकारिणी की तरफ से ये मैसेज दे चुके हैं और कार्यकारिणी इसके लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। सभा के कार्यकारिणी का गठित किया है और समाज में जितनी भी हमारे अंदर बुराई हैं उनको अगर भगवान करे दूर हों, प्रयास करें और यही है हमारा आज का वो है संकल्प। बाकी हमारे प्रयास जारी रहेगा। कितना हम कामयाब होते हैं इसमें और हमको पूरी उम्मीद है कामयाब पूरा। महासभा की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और इसमें सभी प्रबुद्ध जन जो है जिनसे विचार विमर्श किया गया। समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको मिटाने का अपन प्रयास करेंगे, पुरजोर प्रयास करेंगे और आगामी समय में हम इस पे और ज़्यादा जोर करेंगे कि भाई हमारे जो समाज में कई कुरीतियाँ चल रही हैं उनके बारे में हम गाँव स्तर पर जाकर हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और हर आदमी से हम ये चर्चाएं करेंगे कि भाई अपने समाज में जो कुछ कुरीतियाँ हैं उन पर सुधार करें। राजगढ़ में पुलिस प्रशासन एवं भारत विकास परिषद द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कस्बे के टहला बाईपास चौराहे पर थानाधिकारी राजेश कुमार की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष पद्मा गोयल और कार्यक्रम संयोजक प्रीति विजय के अनुसार थाना प्रभारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर यातायात के नियमों का पालन करने पर चालकों को फूल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर करीब 2000 पंपलेट भी बांटे गए और 100 से अधिक वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। दुर्घटनाओं को देखते हुए हमारी भारत विकास परिषद समय समय पर सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम करती रही है। इसके लिए जो हेलमेट नहीं लगाते उनको हेलमेट के लिए समझाइश की जाती है और जो हेलमेट लगा के आए उनका स्वागत किया जाता है। स्पीड के लिए उनको समझाया जाता है, नशे के लिए उनको समझाया जाता है कि नशे के अंदर आप गाड़ी ना चलाएं, आप अपना जीवन भी बचाएं और दूसरों का जीवन भी बचाएं। जीवन कीमती है, इसका यह हमारे देश की धरोहर है, हमें इसकी रक्षा करनी है। इसलिए हमें समय समय पर ये कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करते हैं और इससे आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हमारा सड़क सुरक्षा का एक कार्यक्रम है जिसमें हमने 2000 पंपलेट बांटे हैं और स्टिकर्स ये रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं। जिन गाड़ियों के ऊपर रिफ्लेक्टर्स नहीं थे उनको रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं और उनको समझाया गया है कि आप तो एक तो स्पीड कंट्रोल करें, दूसरा नशे में गाड़ी ना चलाएं, तीसरा जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो हेलमेट पहन करके ही अपने 2 व्हीलर को चलाएं, जिससे खुद भी सुरक्षित रहें और आम जनता को भी कोई तरह की कोई खतरा न पैदा हो। खैरतल स्थित एंजल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिटिल किंगडम का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव पर विद्यार्थियों द्वारा बार्बी डांस, बॉलीवुड डांस, मोबाइल थीम, फैमिली थीम, रामायण आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं श्रेष्ठ विद्यार्थियों को प्राचार्य ज्योति आड़तानी द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य BD दादवानी सहित हेड कांस्टेबल पिंकी, संवर सिंह और मनीषा ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। खैरतल में सिंधी समाज द्वारा जुलूस निकालकर छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल का पुतला फूंका गया। बघेल पर सिंधी समाज के इष्ट देवता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। झूलेलाल मंदिर से जुलूस निकालने के साथ ही ADM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस मौके पर ओम प्रकाश रोघा, मूलचंद, पंकज रोघा, मन्नू रोघा, वासुदेव दासवानी, पप्पू रामानी, नामदेव चेलाराम रोघा, अर्जुन बाबानी, तुलसीदास और अनिल आदि मौजूद रहे।
भगवान श्री झूलेलाल जी महाराज के बारे में भी बहुत कुछ भला बुरा कहा, उल्टा सीधा कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने सिंधी समाज के बारे में भी ये कहा कि सिंधी समाज को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंधी वो कौम है जो अखंड भारत में उस हिस्से में रहती थी जो अब पाकिस्तान है। ऐसा नहीं था कि हम पाकिस्तानी हैं, हम सिंधी सब लोग हिंदुस्तानी हैं। ये हमारे बुजुर्गों की तकलीफ थी, उनका बुरा वक्त था कि उनको वो हिस्सा छोड़ना पड़ा, अपना घर बार, अपना वतन, अपना खेत खलिहान, अपना व्यापार, अपने बच्चे तक भी कहीं कहीं छूट गए। ऐसे में सिंधी समाज ने यहाँ आकर जो ये हिंदुस्तान का ये हिस्सा है इसमें आकर शरणार्थी के रूप में अपना जीवन बिताया, कैसे कैसे अपने परिवार, अपने समाज का पोषण किया, आगे बढ़ा, और आज सिंधी समाज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी ताकत के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर और अपनी शराफत के दम पर जाना जाता है। ऐसे में कोई सिरफरा अगर हमारे भगवान के बारे में कुछ कहे, हमारे समाज के बारे में कुछ कहे, उसकी इतनी जरूरत कैसे हो गई? और अगर आज का प्रोटेस्ट नहीं किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो निश्चित रूप से खाली सिंधी समाज की बात नहीं है, हमारे इष्ट देव भगवान की बात नहीं है। उसने अग्रवाल समाज के बारे में भी कहा, भगवान अग्रसेन महाराज के बारे में कहा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों के खिलाफ समाज का प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जो सामाजिक समरसता है, जो हमारी सामाजिक ताना बाना है, वो बिखर जाएगा। ये मैसेज खाली सिंधी समाज की एकता का नहीं है, सिंधी हिंदू है, लेकिन किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति, अगर चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, अगर किसी समाज के बारे में कोई टिप्पणी गलत करता है, किसी भगवान के, किसी समाज के इष्ट के बारे में गलत टिप्पणी करता है, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। खैरतल में बुधवार को सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। लायंस क्लब, लियो क्लब, व्यापार समिति और इंजीनियर्स पॉइंट ने यह आयोजन किया। हनुमान चौक पर एएसपी रतनलाल भार्गव और थाना अधिकारी राकेश मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके तहत आम जन को 31 हेलमेट वितरित किए गए। साथ ही यातायात नियम की पालना करने वालों को गुलाब के फूल और चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्वेश गुप्ता, सुभाष गोयल, शिव खंडेलवाल, सुरेश गुप्ता, आजाद चौधरी और विनोद वलेचा आदि मौजूद रहे। तिजारा कस्बे में नए थाना प्रभारी जयप्रकाश ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना उनकी प्राथमिकता है। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर आम जन में विश्वास बरकरार रखा जाएगा। साथ ही वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। तिजारा में अहिंसा सर्कल स्थित विधायक कार्यालय पर एसआईआर को लेकर एमएलए महंत बाबा बालकनाथ द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि अभियान में पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं समझे, बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने का अभियान है। उधर बैठक में प्रधान जयप्रकाश यादव, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, शाहबाद अध्यक्ष कृष्ण यादव, पूर्व अध्यक्ष बने सिंह, अजय पाल यादव, पार्षद अनिल बंसल, कंवर सिंह और मंगतूराम सैनी आदि उपस्थित रहे। अलवर के जिला अस्पताल में वार्ड 6 से छुट्टी मिलने के बाद एक 70 वर्षीय बुजुर्ग 4 दिन से लापता है। बुजुर्ग चंदा हाजीपुर के पास स्थित लपाला गांव का निवासी है। परिजनों के अनुसार 5 नवंबर को उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर छोटे भाई बनवारी ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। 8 नवंबर को जब बनवारी घर पर खाना लेने गया हुआ था, तब अस्पताल प्रशासन ने बुजुर्ग को छुट्टी दे दी। इस दौरान वृद्ध के फोन पर भाई अस्पताल पहुंचा तो तब तक चंदा वहां से गायब हो चुका था। परिवार ने अस्पताल के सभी वार्डों, इमरजेंसी, ओपीडी और आसपास के बाजारों में तलाश किया, मगर कोई सुराग नहीं मिला। रिश्तेदारों के यहाँ भी खोजबीन की गई है। फिलहाल परिजनों ने कोतवाली थाना और अस्पताल चौकी में गुमशुदगी की शिकायत की है। 8 तारीख से तो गायब है। कब तो आपने भर्ती कराया, क्या नाम पता है और कब से गायब है? चंदा तो नाम है उसका। और 8 तारीख से गायब है। भर्ती के एक दिन रहे हो, 5 तारीख को भर्ती करवाए हैं हॉस्पिटल में बोली छुट्टी कर दी बाकी, और फिर बाहर हॉस्पिटल से नहीं आए, उससे पहले छुट्टी कर उनको बोलना। हाँ, तो वह जैसे पीछे हमको तो मिलो ही ना है कहीं, और छुट्टी होगी हमने सारे जांच कर लिया को कहीं पता ही ना लग रहा। कोई पतो दे दे या बता दे मरो जिंदो कैसो भी, तो हम वहाँ ढूंढता डोल रहे हैं। उसने फोन किया था क्या आपको? हाँ, फोन किया। कहाँ से? यहीं से किया, या गेट पे से, हॉस्पिटल का या मेन गेट पे से। फिर आप आए? मैं बोले आ रहा हूँ, मुझको टेम्पो में बैठ रहा है ढेरा से, तो हम गांव बैठा ले जाएंगे मोटरसाइकिल पे। बोले मैं आ जाऊँगा और मेरी छुट्टी होगी। भाई ये बात हुई और कोई बात ना हुई। फिर जैसे पीछे हमको कोई फोन आयो नहीं, गायब ही है। बीमारी क्या थी? वह सांस की बीमारी।
उमरैन थाना क्षेत्र में बुधवार को एक हादसा हो गया। यहाँ जीएसएस पर कार्य कर रहा 20 वर्षीय युवक महेंद्र करंट की चपेट में आ गया। आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते अचानक बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। इसी दौरान लोहे का सरिया बिजली के तार से टच हो गया और महेंद्र तेज करंट की चपेट में आ गया। जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। यह हादसा एक बार फिर से विद्युत निगम और ठेकेदारों की लापरवाही पर सवाल खड़े करता है। गाँव बल्लाना है हमारा, उमरैन जीएसएस में काम कर रहे थे। वहाँ ठेकेदार की कोई लापरवाही की वजह से उन्होंने लाइट नहीं कटवाई और पेड़ा खोलते समय हवाई अर्थ होके इसके करंट लगा। अच्छा, हाँ, तो पहले लाइट सूचना नहीं दी कि लाइट काटने के लिए? पहले कटवा रखी थी, लंच बाद में फिर से उन्होंने लाइट चालू कर दी और पता नहीं इसकी गलती थी या मेन तो जीएसएस वालों की मानो ना, जब उन्होंने लाइट काटी नहीं, पेड़ा खोलते समय कोई सरिया टच हो गया उससे। सदर थाने में नए थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर के सिद्धांत पर काम होगा। उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों पर अंकुश लगाना है। साइबर अपराध, अवैध शराब और गांजा जैसे नशीले पदार्थों के व्यापार और जुआ सट्टा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यवाहियां होगी। सीआई विजय कुमार चंदेल इससे पहले कई थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्हें डीजीपी डिस्क से सम्मानित भी किया जा चुका है। आज अलवर सदर थाने में थानाधिकारी के तौर पर मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। मुख्य तौर पे जो पुलिस का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसको चरितार्थ करने के लिए काम करेंगे और इलाके में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकेंगे वो बिल्कुल उनको तत्परता से उस पर काम करेंगे टीम वर्क के रूप में। और साथ ही महिला, बच्चों से संबंधित और कमज़ोर वर्ग जो समाज के हैं उनसे संबंधित होने वाले अपराधों में भी हम लगाम लगाने के लिए एक कार्य योजना बना करके काम करेंगे। अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा जो चलाए जा रहे अभियान है और हमारे एसपी साहब के द्वारा जो ज़िले में इस समय जो कई अभियान चला रखे हैं उन पर भी एक टीम बना करके और उस पर महत्वपूर्ण तरीके से। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुराने रंजिश के चलते शिक्षक पर हुई फायरिंग, खेड़ली क्षेत्र में किया गंभीर घायल। अलवर नगर निगम ने हटाए अस्थायी अतिक्रमण, शहर के व्यस्त बाजारों में हुई कार्यवाही। कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित 31 स्थलों का निरीक्षण कर दी जरूरी हिदायतें, बढ़ते हादसों के मद्देनजर उठाएंगे कदम। और सरिस्का में 2 युवा बाघों की भिड़ंत का बना अंदेशा, ताकतवर ST-21 की टेरिटरी में घुसा 3 साल का बाघ। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।